मैं और सिद्दीक बलोच अपनी जिंदगी में बहुत अरसे तक साथ रहे, लेकिन हम कभी साथ नहीं थे। क्योंकि जब हम लियारी आए तो उस वक्त NAP का दौर था और हमारे दोस्त आजाद बलोचिस्तान सेक्रेटरीट बगदाद में बैठे थे और जब इनसे गुफ्तगू होती थी तो बोलते थे कि जी हम एक यानी पाकिस्तान गीर पार्टी है और उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी थी, यानी नैब के मुकाबले में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो वो कहते थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी तंजीम है, हमारी लीडरशिप है, हमारा मंशूर है, आइन है, हम तो उसके पाबंद हैं। और शायद आप लोगों को इल्म हो कि नैब पर पाबंदी तो लगी गद्दारी के इल्जाम में, लेकिन इस जमात ने कभी अलहदगी या गद्दारी या और इस तरह की किसी बात का कोई मुतालबा नहीं किया या नारा नहीं लगाया। अच्छा, नारा तो हमारे लोगों ने लगाया आजाद बलोचिस्तान का, और जिन्होंने वायस साहब बलोच रेडियो भी कायम किया बगदाद में। लेकिन हमारे साथ ये हुआ या इस तरह का यूटर्न हुआ कि वो बलोच आजाद बलोचिस्तान सेक्रेटरीट से सीधा इस्लामाबाद के सेक्रेटरीट बन गए। बहुत खूब। यानी और कोई दरबार में रास्ता नहीं था, ठीक है। तो सिद्दीक बलोच जाहिर उस कैंप में थे और हम दूसरे कैंप में थे और उनको वाजा की आयात भी हासिल हुई, वाजा यूसुफ खान की। तो इस तरह हम चलते रहे। फिर सहाफत यह है कि उनकी चूंकि एज ज्यादा थी, 2-4 साल शायद उन्होंने पहले शुरू की थी और मैं मेट्रिक में था तो मैं जंग में आया 16-17 साल की उम्र में, तो उसमें ज्यादा इतना फर्क नहीं है। तो ये पहले दो हमारे लोग थे, एक गैर मुहज्जिन के दुनिया के दो लोग जो दो बड़े अखबारात में आए। और पहले हमें लोग ये पूछते थे, अरे भाई उर्दू आती है नहीं आती है? आप लोग तो बोलते हैं औरत जा रहा है मर्द आ रही है। लेकिन फिर हमने मेहनत की और 2 अलग कैंपों में रहकर, और फिर वो जब पहली हुकूमत बनी जो कौम परस्तों की, और वो हुकूमत जब बनी, सरदार साहब वज़ीर आला हुए, मीर साहब जब गवर्नर हुए, तो उन्होंने मजबूर किया सिद्दीक बलोच को। ये कोई रजाकाराना तौर पर नहीं आए, शायद लोगों को इल्म बात ना। तो मीर साहब ने कहा भी आप मेरा PRO बने। तो उन्होंने यानी सहाफत को थोड़ा सा नीचे लाकर वो PRO कर दिया। मेरे ख्याल में उनका दर्जा तो ज्यादा बड़ा था इनसे। तो वहां रोज हम लोगों का झगड़ा होता था क्योंकि मैं उनके खिलाफ खबरें छापता था और शरारत आमेज खबरें भी छापता था, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से ये हमें एडवाइस आती थी कि ये छापना वो छापना। मिसाल के तौर पर मैंने एक मजाक का केस खबर लिखी कि वर्ड इलाके में मेंगल कबाब का इज्तिमा, और उन्होंने कहा जी हम अताउल्लाह मेंगल के खिलाफ बगावत करेंगे, भला मेंगल अताउल्लाह के खिलाफ क्यों बगावत करेंगे? तो सिद्दीक बलोच इनकी तकदीरों में लगे होते, रोज करती थी। इधर जब मैं कराची में होता था तो इधर खबरें देता था तो दफ्तर चढ़ रहे होते थे। अच्छा, बहरहाल जब उन्होंने कोयटा से अखबार शुरू किए तो वो एक और दौर था, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल दौर था, बहुत कयामत खेज दौर था, और वो हमने इकट्ठे भुगता। क्योंकि तकरीबन हर रोज या दूसरे रोज या तीसरे रोज हमारी पेशियां होती थी और हम जाकर वहां उनसे कहते थे कि पहले तो आप बोलते थे कि भी हम तो खुफिया काम करते हैं, कहता नहीं ये हमारी नई डॉक्ट्राइन है, अब सबको कुछ ओपन होता है। तो मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा अफसर था, उसने हम दोनों को बुलाया और उससे कहा कि आप लोग बाज नहीं आ रहे हो तो बस हम किसी आदमी को 2 लाख रुपए दे देंगे, वो 2 गोली चला देगा। तो इस पर चूंकि सिद्दीक बलोच अपनी उम्र के इस हिस्से में बहुत सीरियस थे
और बहुत रंजीदा थे जो यहूद से सलूक था। तो मैंने देखा वो बहुत संजीदे हो गए, तो मैंने कहा मैं इस सूरत आपको जरा बेहतर करूं। तो मैंने उससे अफसर से कहा यार आपकी बात तो लोग रजाकाराना मानते हैं, ये आप 2 लाख रुपए क्यों दायर करते हैं? इस पर वो हंस पड़ा। तो उसके बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई। तो इस तरह की ये सूरत हाल थी। और फिर हमारे दफातर में, पहले उनके दफ्तर में यदि कई महीने तक या 3 महीने या 2 महीने तक वो जो वहां की FC है वो उसका पहरा था। और फिर यदि हुकूमत कितनी कमजोर थी कि हम एक वफद बनाकर वहां गए वजीर आला के पास, और वजीर आला नवाब रैसानी थे, तो उसे कहा जी कि IGFC से बात करो, ये करो। आप बिलीव करें IGFC ने वजीर आला से बात नहीं की। तो चूंकि वो कोसा साहब चीफ सेक्रेटरी थे, तो वो बात गए कि वजीर आला की बेइज्जती होगी। उसने कहा सर आप छोड़े, मैं खुद ही जो है वो बात करूंगा। अच्छा, फिर मेरे दफ्तर पर उन्होंने पहरा लगा दिया, जो भी लोग जाते थे किधर जा रहे हैं, और दफ्तर यानी बिल्डिंग में जाते थे ठीक है, और इंतखाब में अगर जाते थे तो उन्होंने कहा कि ये काम नहीं कर सकते। फिर हमारे प्रेसों में भी जो है, चूंकि वसदुल्लाह खान डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं और तंजीम में हैं, वो एक तारीख नवीस भी हैं, तो ये बात मैं उनसे कर रहा हूँ। और चूंकि BBC से तो वाबस्ता है और बड़ा मीडिया, पता नहीं कितना पता नहीं था, लेकिन जो हमारे साथ मजालिम हुए, वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारी आवाज नहीं सुनी, जिस तरह की बलूचिस्तान की किसी भी मामले में आवाज नहीं सुनी जाती, और जो 40 लोग कत्ल हुए बस बराए तस्करा, उन लोगों ने इस बात को यानी उसका जिक्र किया। लेकिन अगर मुल्क के किसी और हिस्से में 40 भेड़ बकरियां मारी जाती तो उसके लिए कितना कोहराम बढ़ता होगा। यानी बलूचिस्तान के लोगों की कोई इंसानी जिंदगी की कीमत नहीं है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये मुतासिर लोग हैं, बल्कि लाला सिद्दीकी जो है वो जल्दी जाने का गम भी तो है। लेकिन मेरे ख्याल में जो है ये जो सूरत हाल इस वक्त है, वो इसको देखने से पहले चले गए, ये बेहतर ही हुआ। क्योंकि अब जो बलूचिस्तान है वो जो है एक कुली कैंप है इस वक्त। वो ऐसा कुली कैंप है जैसे नाजी कंस्ट्रक्शन कैंप। आपको कहीं मूवमेंट की इजाजत नहीं, आपको अपने घर जाने की इजाजत नहीं, आपको दरखास्त देने की इजाजत नहीं। और ये जो लोग बोलते हैं कि हमें ये दे वो दे, और मैं अक्सर एक मुतालबा करता हूं कि हमें जीने दो, जिंदा रहने का हक दो। ना हमें रोड चाहिए, न गैस चाहिए, ना हमें पोर्ट चाहिए। और ये क्यों ऐसा हुआ? ये 2006 में जब अकबर खान को शहीद किया गया, और शहीद किस लिए किया गया? क्योंकि अकबर खान ने साहिल और वसाइल का नारा लगाया था। तो वो उन लोगों को जो हमारे हुक्मरान थे उनको कबूल नहीं था, क्योंकि शायद ये असातिज़ा बैठे हैं, मेरी बात को गलत साबित करें, उस वक्त पाकिस्तान के इतने अखराजात हो गए थे कि वो उसके बोझ तले दब रहा था और एक फेल स्टेट की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, ये बलूचिस्तान के साहिल वसाइल को तसर्रुफ में लाए तो शायद फिर जो है आगे बढ़े। तो इसलिए उन्होंने पहले रिकॉर्डिंग का मुआयदा किया मुफ्त में, बिल्कुल जैसे ये कोई सोने का जखीरा नहीं है। और उन्होंने जो है उसका एक ब्लॉक जो 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल था वो तथियान कंपनी को दिया। और उसके CEO से मैंने पूछा कि ये एक ब्लॉक है? उसने कहा ऐसे तो 100 ब्लॉक भी होंगे, ये तो हमें एक अलर्ट हुआ। यानी इतना सोने का जखीरा और तांबे का वहां पर है। और उन्होंने उसको अलर्ट किया। फिर खुद ही हमारे बड़ों ने, जो ऊपर वाले लोग हैं,
उन्होंने कहा ये सोना हम निकालेंगे, और उन्होंने अपनी कैपेसिटी का जायजा नहीं लिया कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह वो $6 अरब उन पर उनको फाइन हुआ, जिसको वो अदा करने की पोजीशन में नहीं। ये मैं एक फेल स्टेट की बात कर रहा हूं। यानी आप जो है वैक्सीन आप खैरात के तौर पर लेते हैं, बीक के तौर पर लेते हैं, और रोज एक मिजाज दाग रहे हैं यार, कभी दूर म्यार और कभी करीब वाला। भाई आपको अपने लोगों की जिंदगी अजीज है या आप ये उस तरह की ताकत बनना है? तो ये मेरे ख्याल में असलाह से उस तरह की ताकत नहीं बना जाता। वरना आज भी रूस के पास, अभी मैंने पढ़ा कि अमेरिका से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन वो बीच में फेल स्टेट हुआ और दोबारा वो जो है अपना कर रहे हैं। तो लिहाजा तो सिद्दीक बलोच को तो कैसर में नहीं मार सका, और बड़े बाहिम्मत आदमी थे, लेकिन ये जो सलूक हुआ इसने इनको बहुत रंजीदा कर दिया। और उन्होंने कहा यार एक तरफ तो ये मुझे तकवा भी देते हैं और दूसरी तरफ यार मारने की धमकी भी देते हैं, ये कौन सी अदा है भाई? ठीक है ना? तो काफी रंजीदा थे और दिल बर्दाश्त थे, तो चले गए। और जो है मैं आपको बताऊं कि यदि किस तरह का जबर होता है, मैंने 90 में लिखा कि 1990 का सूरज बहरे बलोच में गड्डाली के मकाम पर उर्फ हो रहा। यार मेरी जिंदगी अजाब। मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि गिरान ने बाकायदा जो है एहतजाज किया कि इसका नाम खालिद फारिस है यूएन में। ये किस अखबार ने लिखा है इसको? ये मामूली अखबार चितड़ा, यानी उसको भी उन्होंने हमें जो है ये इसकी इजाजत नहीं दी कि हम इसका नाम बहरे बलोच इस्तेमाल करें। और ये लफ्ज सबसे पहले खान अब्दुल वली खान ने इस्तेमाल किया हैदराबाद ट्रिब्यूनल के सामने, अगर खान साहब को इल्म हो या ना हो। उसे कहा कराची से लेकर बंदर अब्बास तक ये जो समंदर है ये बलोचों की मिल्कियत है, लिहाजा मैं आज से इसको बहरे अरब और खलीज फारिस की बजाय बहरे बलोच का नाम देता हूं। तो मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जरा सूरत है, और सिद्दीक बलोच ने बहुत आवाज उठाई। और ये जो खान साहब बोल रहे हैं कि वो जज्बाती नहीं होते थे, तो मैंने उनका जज्बात भी देखे हैं, क्योंकि जब खुर्शीद कसूरी वजीर खाते थे तो क्वेटा कलम में उसे दावत रखी, और लाला पहले मुझे नसीहत कर रहे थे कि बिना मुझे बात नहीं करना है और बिना करना है, जज्बात में भी नहीं आना है। जब खुर्शीद कसूरी ने कहा कि अफगानिस्तान में कैंप है और बलोच गद्दार हैं और इंडिया के आकर इस बात इस पर उसने कहा गद्दार तुम्हारे लोग है, और वो आप से बाहर हो गए और जज्बात में आ गए। मैंने कहा ना आपने तो मुझे नसीहत की थी, ये तो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? इसी तरह जो शौकत अजीज वजीर आजम थे उसके साथ लड़ रहे, यानी पहले हमें नसीहत करते थे, तो वो उस वक्त जज्बात भी दिखाते थे, और जो मुख्तलिफ वज़रा हालात हमारे उन पर भी वो गुस्सा करते थे और इन बातों पर पढ़ते थे और फिर बोलते थे कि मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, आज हम गुलाम हैं, आज हमें जिंदगी का हक हासिल नहीं है, लेकिन कोई दिन आएगा और जो है ये सूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम जो मालूम तारीख है 3000 साल से अपनी बका की जंग लड़ रहे और अभी जिंदा है। और पहले लाला का एक और भी ख्याल था, वो मैं बता के फिर मैं बैठ जाता हूँ। लाला बोलते थे कि भाई ये जो बलोचों को आपने बलूचिस्तान तक महदूद कर दिया, ये गलत बात है, ठीक है ना? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक छपी है बलोच के बारे में, लिखा है कि पंजाब की 20% आबादी बलोचों पर मुश्तमिल है, यानी 2 करोड़ 20 लाख लोग हो गए। और सिंध के बारे में बताऊं, अगर कोई सिंधी दोस्त बैठा है नाराज भी होता है तो सर आंखों पर। मुझे लाला अफजल खान ने कहा तो आपने कि मैंने अफराद सियाल फटक को भेजा कि वहां सिंध का जायजा लो। जब वो वापस आया तो उसने कहा कि खान साहब यार वो तो सिंधी तो ही
जिससे मैं मिला हूँ उसने कहा मैं लगा रही हूँ, उसने कहा मैं बजा रही हूँ, उसने कहा मैं खोसा हूँ, उसने कहा मैं चकरा रही हूँ। यार वो चंद ये लोग थे जो यानी जो नारी जो फली जो सभी जो भी थे वो तोड़े थे। तो इस तरह वो ज्यादा सिंध में भी आबादी बलोचों की है और पंजाब में भी है। और डीआई खां पहले बलोच बेजाती का शहर था जो अब नहीं है, चपड़ गया है, लेकिन वो कोलाची तहसील में तो है। यानी चारों सूबों में तो सबसे बड़ी कौम या तो बलोच है या पश्तो, क्योंकि बाकी तो लिसान की बुनियाद पर या इलाके की बुनियाद नहीं, इलाके की बुनियाद पर कौम है। जैसे पंजाब में जो लोग रहते हैं वो पंजाबी है, सिंध में जो लोग रहते हैं वो सिंधी है, लेकिन ये दो रेसेस हैं। पश्तून जिस इलाके में जाएगा वो पश्तूनख्वा होगा, पश्तूनिस्तान होगा, या बलोच जहां जाएगा वो बलोचिस्तान होगा। ये लाला का कहना। लेकिन मैंने कहा पर आप क्यों मौजूद है भाई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि ये जन्मभूमि है, पहले हम अपना स्ट्रगल इधर से करेंगे और बाद में जब ऐसा हुआ तो फिर जो है हम अपना दायरा बनाएंगे। तो बहरहाल तो उनके जो अफकार है या जो उनका मिशन है वो जिंदा रहेगा। हालांकि वैसे वो गैर मुतासिब आदमी थे, जाहिर के दानिश्वर थे, जैसे कि वाजिद यूसुफ हैं, वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह है, जो कि एक सोशलिस्ट पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन वो इधर चूंकि जिस जगह रहते हैं, चूंकि वो इंडिजीनियस पॉपुलेशन बलोचों की है, तो भाई वो बलोच लफ्ज़ भी तो मुंह से निकलता है, चाहे दिल्ली एक्सप्रेस के जरिए उसको हथियाया जा रहा हो, चाहे वो बहरिया जो है उसको हथिया रहा हो। और अजीब बात है, ये नवाब साहब को भी पता होगा, ये जो दादू तक बल्कि आगे लाड़काना तक और जेकोबा तक जो ये साइड है ना, जो कीर्तन का दामन है, वो सब बलोचों की आबादी को। और मलिक रियाज जो है उसने गोरख हिल्स तक का मुआयना किया है अंदर में, वो उसको मरी बनाने जा रहा है। तो वो यानी ऐसा डाकू है जो जिसके साथ उससे भी बड़े डाकू है हमारे लोग, गोरख हिल्स तक उसको दे रहे हैं, कौशल आ गया और सारे दरबदर लोग हो रहे हैं। वो हमारे सिंधी है या इंसान है या बलोच है या जो भी है, ये दरबदर हो रहे हैं। और बिल्कुल ये जो है, ये जो यरूशलेम में ये जो बस्तियां हैं, सेहुनी बस्तियां, और जो फलस्तीन को निकाल रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कोई डेमोग्राफिक चेंज का कोई ये मंसूबा है जो बलोचिस्तान में है। और आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा कैंट कोर्टर से भी बड़ा तुर्बत में बन रहा है और इंटायर कोस्ट हमारा जो है वो रेड जोन बन गया। तो पता नहीं किधर वो उनका क्या मकसद है। तो हम कोशिश करेंगे कि लाला का जो मिशन है, उनके जो बच्चे जारी रखे हुए हैं और हम भी उनके